हेलो एवरीवन, आई एम शालिनी सिंह एंड वेलकम बैक टू अचीव इट। जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ पे क्लास 10th की इकोनॉमिक्स का सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे हैं एंड दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर। सो पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिए। पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था? पार्ट 1 में हमने प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक के बारे में पढ़ा था। फिर हमने इन तीनों क्षेत्रकों की तुलना की थी, देखा था कि ये तीनों क्षेत्रक कैसे एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। ठीक है, और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि भारत में ये तीनों क्षेत्रक कैसे काम करते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है भारत में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक। तो यहाँ पे एक ग्राफ दिया गया है जिसमें 2 टाइम पीरियड के उत्पादन को दिखाया गया है। जो हमारा एक उत्पादन का पीरियड है वो है 1973 से 74 के बीच में। उसके बाद जो दूसरा है वो है 2013 से 14 के बीच में। तो हम देखेंगे कि इसमें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक में कितना परिवर्तन आया है। तो जब हम बात करते हैं 1973 की और 1974 की, तो हम देखते हैं कि हमारा जो प्राथमिक क्षेत्रक और द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक था, इसमें उत्पादन बहुत ही कम था। मतलब तीनों में उत्पादन कम था, लेकिन अगर तीनों की तुलना की जाए तो प्राथमिक क्षेत्रक का उत्पादन ज़्यादा था। ये जो ब्लू कलर से दिख रहा है ये प्राथमिक क्षेत्रक है, रेड वाला द्वितीयक क्षेत्रक है और ये जो ग्रीन वाला है ये तृतीयक क्षेत्रक है। तो जब आप तुलना करोगे तो आप देखोगे जो भी हमारा प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी हमारा उत्पादन हो रहा है, उसका ज़्यादा हिस्सा प्राथमिक क्षेत्रक से आ रहा है। फिर जब हम बात करते हैं हमारे दूसरे टाइम पीरियड की, 2013 से 14 के बीच की, तो आप यहाँ पे देखोगे कि तीनों सेक्टर्स में वृद्धि हुई है। ठीक है, उत्पादन तीनों सेक्टर्स का बढ़ा है, चाहे वो प्राथमिक हो, चाहे द्वितीयक हो, चाहे तृतीयक हो, तीनों क्षेत्रकों का उत्पादन बढ़ा है। लेकिन ये जो हमारा तृतीयक क्षेत्रक है, इसका उत्पादन अपेक्षाकृत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा है। ठीक है, देखो प्राथमिक क्षेत्रक में इतना ही उत्पादन बढ़ा है, हमारा द्वितीय क्षेत्रक में भी उत्पादन बढ़ा है, लेकिन उतनी स्पीड से नहीं बढ़ा है जितना कि तृतीय क्षेत्रक में बढ़ा है। तो आप देखोगे कि समय के साथ साथ लोग तृतीय क्षेत्रक में उत्पादन ज़्यादा कर रहे हैं, यहाँ से हमें जीडीपी ज़्यादा मिल रहा है ना। तो ये दिखाने की कोशिश की गई है कि कैसे इन तीनों क्षेत्रकों में समय के साथ साथ परिवर्तन हुआ है। ठीक है, पिछले 40 सालों की अगर हम तुलना करें तो हमें ये समझ में आता है कि तृतीय क्षेत्रक में ज़्यादा वृद्धि हुई है, यहाँ से हमें ज़्यादा सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिन पे विचार करने को कहा जा रहा है कि 1973 और 74 में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कौन था। तो आप बता सकते हो कि प्राथमिक क्षेत्रक सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र था। फिर 2013 से 14 में कौन सा सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र था, तो आप बता सकते हो कि तृतीय क्षेत्रक सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्रक था। उसके बाद क्या आप बता सकते हैं कि 30 वर्षों में किस क्षेत्रक में सबसे अधिक वृद्धि हुई है। वृद्धि तो तीनों में हुई है, आप देख सकते हो, लेकिन किस में ज़्यादा हुई है, तो आप बताओगे कि तृतीय क्षेत्रक में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है। और फिर पूछा गया है कि 2013-14 में भारत का जीडीपी क्या है। तो आप ग्राफ को देख के, इन आंकड़ों को देख के बता सकते हो इन क्वेश्चंस के आंसर। फिर है यहाँ पे अब सवाल ये उठता है कि क्या कारण है, क्यों तृतीय क्षेत्रक का महत्व इतना ज़्यादा बढ़ गया, क्यों तृतीय क्षेत्रक से हमें इतनी ज़्यादा जीडीपी मिलती है। तो उसको डिस्कस किया गया है। तो हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है उत्पादन में तृतीय क्षेत्रक का बढ़ता महत्व। आपने देखा कि तृतीय क्षेत्रक का महत्व बढ़ रहा है, तो क्यों बढ़ रहा है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो यहाँ पे कारण दिया गया, देखो कहा गया है कि कई कारण हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे पहला रीज़न है वो ये है कि किसी भी देश में अनेक सेवाएं जैसे अस्पताल, शैक्षिक संस्थाएं, डाक एवं तार सेवा, थाना कचहरी, ग्रामीण प्रशासनिक कार्यालय, नगर निगम, रक्षा, परिवहन, बैंक, बीमा कंपनी इत्यादि की आवश्यकता होती है। इन्हें बुनियादी सेवाएं माना जाता है और किसी भी विकासशील देश में इन सेवाओं के प्रबंधन की जिम्मेदारी सरकार उठाती है। तो आपको पता है जब सरकार जिम्मेदारी उठाएगी तो सरकार ज़्यादा पैसा लगाएगी,
वो हमारी हमारी तरह और आपकी तरह कम पैसा तो लगाएगी नहीं। सरकार का जब ये सारे जो क्षेत्र हैं इनमें अगर इनकी जिम्मेदारी अगर सरकार उठा रही है तो इन पे पैसा भी सरकार लगाएगी और फिर सरकार इन पे ज़्यादा ध्यान भी देगी। तो इन पे ध्यान सरकार द्वारा ज़्यादा दिया जा रहा है, इसी वजह से ये क्षेत्र कुछ ज़्यादा ही फ्लरिश हो रहे हैं, ज़्यादा ही आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला रीज़न था। दूसरा है कृषि एवं उद्योग के विकास से परिवहन, व्यापार, भंडारण जैसी सेवाओं का विकास होता है। प्राथमिक द्वितीयक क्षेत्र का विकास जितना अधिक होगा, ऐसी सेवाओं की मांग उतनी ही अधिक होगी। तो आप देखोगे कि कृषि और उद्योग का अगर विकास हुआ तो परिवहन का, व्यापार का और भंडारण का भी विकास होगा, क्योंकि अगर कृषि से कोई उत्पाद हमने बनाया तो उसको मार्केट तक पहुंचाने के लिए परिवहन की ज़रूरत पड़ेगी, व्यापार करने की ज़रूरत पड़ेगी और भंडारण की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो जब हमारे प्राथमिक क्षेत्रक और द्वितीयक क्षेत्रक यानी कि जब हमारे कृषि और उद्योग में विकास होता है तो इसका सीधा असर हमारी सेवाओं पे पड़ता है, यानी कि हमारे तृतीयक क्षेत्रक पे पड़ता है। ठीक है। थर्ड है, जैसे जैसे आय बढ़ती है कुछ लोग अन्य सेवाएं जैसे रेस्टोरेंट, पर्यटन, शॉपिंग, निजी अस्पताल, निजी विद्यालय, व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादि की मांग शुरू कर देते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे जैसे लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है, लोगों के पास इनकम ज़्यादा आने लगती है, लोग इन सब चीज़ों पे ज़्यादा खर्च करने लगते हैं, लोग शॉपिंग के लिए ज़्यादा जाने लगते हैं, लोग होटल में, रेस्टोरेंट में ज़्यादा जाने लगते हैं, तो यहाँ पे खर्च वो करते हैं और इसी वजह से भी तृतीय क्षेत्र हमारा आगे बढ़ रहा है, क्योंकि लोग प्राइवेट स्कूल्स में ज़्यादा जा रहे हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं वो अच्छे स्कूल्स में, कॉलेजेस में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे स्कूल्स में, कॉलेजेस में लोग ज़्यादा इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, तो यहाँ से प्रॉफिट भी ज़्यादा हो रहा है। ठीक है। उसके बाद है, विगत दशकों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नवीन सेवाएं महत्वपूर्ण एवं अपरिहार्य हो गई हैं। इन सेवाओं के उत्पादन में तीव्र वृद्धि हो रही है। अब जैसे आपको पता है कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है ना। अभी आप हमारी जो सिचुएशन चल रही है इस समय कंट्री की, ये जो कोरोना वाली सिचुएशन, इसमें भी ज़्यादातर लोग लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे बैठ के काम कर रहे हैं, तो इंटरनेट ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो इस वजह से आप देखोगे कि जो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी है इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है और आने वाले समय में इसकी डिमांड और बढ़ेगी। तो इसकी वजह से भी हमारा जो तृतीय क्षेत्रक है वो ज़्यादा ग्रो कर रहा है। फिर अंततः आपको यह याद रखना चाहिए कि सेवा क्षेत्र की सभी सेवाओं में समान रूप से समृद्धि नहीं हो रही है। देखो, ये जो तृतीय क्षेत्रक है यानी कि जो सेवा क्षेत्रक है, इसमें वृद्धि तो हो रही है, लेकिन सेवा क्षेत्रक में भी कई सारे पार्ट्स हैं, कई सारे और भी क्षेत्रक हैं, उन सब में तो वृद्धि नहीं हो रही है। जैसे आप देखोगे कि सूचना और प्रौद्योगिकी में बहुत तेज़ी से वृद्धि हो रही है। ठीक है। और वहीं पे जो लोग दुकानों पे काम करते हैं, छोटे मोटे परिवहन का काम करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, ठेले को घसीटते हैं, तो उनमें तो कोई वृद्धि नहीं हो रही है। वो तो उनमें वृद्धि हो भी रही है तो बहुत धीरे धीरे हो रही है। तो जो ये, चाहे वो दुकानों पे काम कर रहे हैं, मरम्मत कर रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, वो भी तो तृतीय क्षेत्रक पे ही आ रहे हैं, वो भी तो सेवा ही दे रहे हैं, रिक्शा चला के, ऑटो चला के, लेकिन उनमें उतनी वृद्धि नहीं हो रही है जितनी हमारे सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में वृद्धि हो रही है। तो सेवा जो हमारा क्षेत्रक है यानी कि जो हमारा तृतीय क्षेत्रक है उसमें वृद्धि तो हो रही है, लेकिन तृतीय क्षेत्र के अंदर भी कई सारे क्षेत्रक हैं जिनमें समान गति से वृद्धि नहीं हो रही है। ठीक है। अब यहाँ पे है कि जब अगर हम बात करें कि ठीक है सेवा क्षेत्रक में वृद्धि हो रही है, तो जो हमारे ज़्यादातर लोग हैं, ज़्यादातर जो लोग काम कर रहे हैं वो कहाँ इन्वॉल्व हैं, अधिकांश लोग कहाँ नियोजित हैं, ये बात अब आती है। ठीक है। तो अब यहाँ पे जब आप ग्राफ सेकंड देखोगे तो आप देखोगे कि जो जीडीपी में हिस्सेदारी है वो किसकी है। देखो 1973 और 74 के बीच में अगर आप देखोगे तो जो हमारा ये तृतीय क्षेत्रक है इसकी हिस्सेदारी जीडीपी में ज़्यादा है। फिर सेकंड नंबर पे हमारा प्राथमिक क्षेत्रक है और थर्ड नंबर पे हमारा द्वितीय क्षेत्रक है। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी 1973 और 74 के बीच में किसकी है? तृतीय क्षेत्रक की। दूसरे नंबर पे हमारा प्राथमिक क्षेत्रक है, तीसरे नंबर पे हमारा द्वितीय क्षेत्रक है। ठीक है।
उसके बाद अगर हम 2013-14 की बात करें तो फिर से पहले नंबर पे हमारा तृतीयक क्षेत्रक है, दूसरे नंबर पे हमारा द्वितीयक क्षेत्रक है और तीसरे नंबर पे हमारा प्राथमिक क्षेत्रक है। तो आप देखोगे कि प्राथमिक क्षेत्रक से जो हमें सकल घरेलू उत्पाद मिल रहा है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ठीक है, इसमें लोग तो ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, लेकिन हमें हमें इससे जीडीपी क्या मिलती है, कम मिलती है। इससे हमें फ़ायदा उतना ज़्यादा नहीं मिलता। और ये जो हमारा तृतीय क्षेत्रक है इसमें कम लोग इन्वॉल्व हैं, कम लोग इसमें नौकरी करते हैं, फिर भी इससे जीडीपी हमें क्या मिलती है, ज़्यादा मिलती है। तो अब इसका ये मतलब तो नहीं ना कि जो लोग हमारे प्राथमिक क्षेत्रक में काम करते हैं वो काम ही नहीं करते, ऐसा तो बिल्कुल मतलब नहीं है। वो लोग निठल्ले हैं, इसका ये भी मतलब नहीं है। वो लोग भी काम कर रहे हैं, लेकिन वो अपने काम को, अपनी क्षमता को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, इसके बारे में भी हम आगे देखेंगे। तो आप, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि जीडीपी में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी किसकी है। सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी हमारे तृतीय क्षेत्र की है, यानी कि सेवा क्षेत्र की है। ठीक है, अब आप ये देखोगे कि रोजगार में हिस्सेदारी देखो। अब ये जो हमारा थर्ड ग्राफ है इसमें देखो रोजगार में हिस्सेदारी। तो आप जब 1977 और 78 की बात करोगे तो सबसे ज़्यादा रोजगार, सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पे इन्वॉल्व हैं, प्राथमिक क्षेत्रक में सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे काम करते हैं। सेकेंड नंबर पे जो हमारा तृतीय क्षेत्रक है उसमें लोग इन्वॉल्व हैं। थर्ड नंबर पे सिर्फ 11% लोग हमारे द्वितीय क्षेत्रक में हैं। ठीक है, उसके बाद जब 2017-18 की हम बात करते हैं तो फिर हम देखते हैं कि हमारा जो प्राइमरी सेक्टर है, यानी कि जो हमारा प्राथमिक क्षेत्रक है, इसमें ज़्यादातर लोग इन्वॉल्व हैं। मतलब कि ज़्यादातर लोग हमारे क्या करते हैं, कृषि करते हैं या कृषि से रिलेटेड ही कोई काम करते हैं। फिर सेकेंड नंबर पे हमारा सेवा क्षेत्रक है, 31% लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। फिर 25% लोग हमारे इंडस्ट्री क्षेत्रक में है, यानी कि हमारे द्वितीय क्षेत्रक में है। ठीक है, तो आप देखोगे कि जो लोग प्राथमिक क्षेत्रक में हैं उनकी संख्या क्या है, ज़्यादा है। यानी कि प्राथमिक क्षेत्रक में काम करने वाले लोग हमारे पास ज़्यादा हैं, लेकिन जीडीपी किससे ज़्यादा मिल रही है, जीडीपी हमें तृतीय क्षेत्रक से ज़्यादा मिल रही है। क्यों, रीज़न क्या है, जब हमारे पास जिस क्षेत्र में ज़्यादा लोग हैं उससे हमें जीडीपी ज़्यादा मिलनी चाहिए ना। क्यों ऐसा है कि तृतीय क्षेत्रक में लोग कम हैं, हमारे पास काम करने वाले कम हैं, फिर भी हमें जीडीपी ज़्यादा मिलती है। तो इसका कारण हम देखेंगे अभी कि क्यों प्राथमिक क्षेत्रक में हमें जीडीपी कम मिल रही है। ठीक, तो यहाँ पे देखो लिखा गया है कि लगभग हमारे जो देश में आधे से अधिक श्रमिक प्राथमिक क्षेत्रक, मुख्यतः कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ठीक है, जिसका सकल घरेलू उत्पाद में योगदान लगभग 1/6 भाग है। इसकी तुलना में द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में बाकी का हिस्सा है, परंतु ये क्षेत्र कम लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। ठीक है, देखो जो हमारे द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक हैं ये कम लोगों को रोजगार देते हैं, लेकिन फिर भी जीडीपी में तृतीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। ये बात हमने अभी डिस्कस की थी। तो क्या इसका अर्थ ये है कि कृषि में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए हैं? ये चीज़ हो सकती है ना कि जब हमें जीडीपी उतनी अच्छी नहीं मिल रही है, लोग इतने लगे हुए हैं, इतने लोग काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, तो प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा है। तो हो सकता है कि जितने की आवश्यकता है उससे ज़्यादा लोग लगे हुए हैं। तो अगर हम कुछ लोगों को अगर निकाल भी देंगे तभी भी हमारे प्राइमरी सेक्टर पे, हमारे प्राथमिक क्षेत्र पे कोई असर नहीं पड़ेगा, है ना। हमारा जैसे प्रोडक्शन हो रहा है वैसे ही होगा, उत्पादन जैसा हो रहा है वैसे ही होगा। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में अल्प बेरोजगारी है। पूरी तरह से वो लोग बेरोजगार नहीं कहे जा सकते, क्योंकि वो खेतों में तो जा ही रहे हैं, काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन अपनी पूरी क्षमता के साथ काम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए अल्प बेरोजगारी कही जाएगी। अब यहाँ पे उदाहरण के थ्रू और अच्छे से समझाया गया है। उदाहरण दिया गया है एक छोटे किसान का जिसका नाम है लक्ष्मी। लक्ष्मी के पास 2 हेक्टेयर ज़मीन है और उसके पास सिंचाई का कोई साधन नहीं है, तो वो किस पे निर्भर है, सिर्फ वर्षा पे निर्भर है। अगर बारिश होगी तो उनकी फसल अच्छी होगी, और वो लोग ज्वार, अरहर जैसी फसलें उगाते हैं। ठीक है, और उसके परिवार में टोटल 5 मेंबर्स हैं, 5 सदस्य हैं, और वो पांचों सदस्य पूरे साल
उसी 2 हेक्टेयर ज़मीन पे काम करते हैं। तो आप जब देखेंगे उन लोगों को तो आप ये तो कह नहीं सकते कि वो लोग बेरोज़गार हैं, क्योंकि काम तो वो पाँचों कर रहे हैं उस ज़मीन पे। लेकिन जो उनका श्रम प्रयास है वो क्या है, विभाजित है। तो आप देखोगे कि प्रत्येक सदस्य काम तो कर रहा है उस परिवार का, लेकिन किसी को भी पूर्ण रोजगार प्राप्त नहीं है। क्यों नहीं प्राप्त है? क्योंकि हर सदस्य अपनी क्षमता के हिसाब से काम नहीं कर रहा है, अपनी क्षमता से कम काम कर रहा है। क्यों अपनी क्षमता से कम कार्य कर रहा है? क्योंकि रीज़न ये है कि ज़मीन कितनी है, छोटी सी ज़मीन है। छोटी सी ज़मीन पे भी कुछ ही समय में आप खेती कर रहे हो जब आपको वर्षा मिल रही है, और बाकी पूरे साल आप उस पर खेती ही नहीं कर रहे हो। तो काम ही बहुत कम है। जब काम बहुत कम है तो उसमें जो 5 लोग लगे हुए हैं वो कर क्या रहे हैं? अगर उस स्थिति में वहाँ 2 लोग भी रहेंगे तभी भी काम हो जाएगा। 5 लोगों की ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन 5 लोगों के पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है, इसीलिए वो पाँचों के पाँचों उसी खेती में लगे हुए हैं। तो इसी को हम प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। अब यहाँ पे मान लो कि कोई एक भूस्वामी आ जाता है जिसका नाम है सुखराम। वो क्या करता है, वो परिवार के सदस्यों में से 1 या 2 सदस्यों को भाड़े पे लेता है कि तुम लोग चलो मेरे ज़मीन पे काम करो। तो उस स्थिति में क्या होगा कि अगर 5 में से 2 सदस्य सुखराम की ज़मीन पे चले भी जाते हैं तो 3 सदस्य आराम से लक्ष्मी की ज़मीन पे काम कर लेंगे। इनका प्रोडक्शन कम नहीं होगा। क्यों कम नहीं होगा? क्योंकि ज़मीन छोटी सी है, 3 लोग भी आराम से काम कर सकते हैं। और ये 2 लोग जो सुखराम की ज़मीन पे जाएंगे, इनको अतिरिक्त आय मिलेगी, अतिरिक्त रोज़गार मिलेगा। तो इससे क्या होगी, लक्ष्मी की फैमिली की इनकम बढ़ेगी, है ना। तो ये चीज़ें की जा सकती है कि अगर आपके पास रोज़गार नहीं है तो आप दूसरे ऑप्शन ढूंढ सकते हो। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। गांव में क्या होता है, जितने भी लोग हैं सब लोग कृषि में ही लगे हुए हैं, भले ही वहाँ पे ज़्यादा लोग की ज़रूरत नहीं है। आप देखोगे कि एक ही फैमिली के सारे मेंबर्स कृषि कर रहे होते हैं, जबकि उतनी नीड भी नहीं होती है, उतनी लोगों की ज़रूरत भी नहीं होती है। लेकिन उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है तो वो लोग क्या करते हैं, सब लोग खेती ही करते हैं। तो इस वजह से कृषि क्षेत्र में, या कह सकते हो प्राथमिक क्षेत्र में, काम करने वालों की संख्या तो ज़्यादा है, लेकिन कोई भी अपनी पूर्ण क्षमता के साथ काम नहीं कर रहा। इसीलिए जीडीपी इस सेक्टर से उतनी अच्छी हमें नहीं मिल पाती। ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि ये जो प्रच्छन्न बेरोजगारी है या अल्प बेरोजगारी है सिर्फ प्राथमिक क्षेत्रक या कृषि क्षेत्रक में ही है। ये द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक में भी देखने को मिलती है। जैसे तृतीयक क्षेत्रक में देख लो कि मान लो एक कोई दुकान है, ठीक है। दुकान क्या होती है, सेवा क्षेत्रक में आती है। उस दुकान में एक व्यक्ति का काम है, मतलब एक व्यक्ति आराम से उस दुकान को संभाल सकता है। लेकिन उस फैमिली के 2 और पर्सन भी उस दुकान पे बैठे रहते हैं। इसलिए बैठे रहते हैं क्योंकि उनके पास कोई और काम नहीं है। तो अब क्या ये जो तीनों पर्सन हैं ये अपना पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं? नहीं ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रच्छन्न बेरोजगार बोलेंगे। ठीक है, प्रच्छन्न बेरोजगारी बोलेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो उसके बाद यहाँ पे ये दिया गया है कि अब जब आपको पता चल गया कि अल्प बेरोजगारी है तो कैसे इस अल्प बेरोजगारी को ख़त्म किया जाए, कैसे अतिरिक्त रोजगार लाया जाए। तो देखो, अतिरिक्त रोजगार लाने के लिए गवर्नमेंट भी प्रयास कर रही है। तो सबसे पहले क्या किया जा सकता है, सिंचाई की व्यवस्था की जा सकती है। ठीक है, जैसे आपको पता है कि लक्ष्मी जैसे लोग, जो लोग किस पे निर्भर हैं, सिर्फ और सिर्फ वर्षा के पानी पे निर्भर हैं, उनको क्या दी जा सकती है, सिंचाई की सुविधा दी जा सकती है। ट्यूबवेल बनवाए जा सकते हैं, नहरें बनवाई जा सकती हैं, जिससे क्या होगा, इन लोग को पानी मिलेगा और ये लोग साल में जितने भी मौसम होते हैं हर मौसम के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ फसल उगा पाएंगे। और जब फसल ज़्यादा उगाने को रहेगी तो काम भी ज़्यादा रहेगा, पूरे साल आपके पास काम रहेगा। और जब आपके पास पूरे साल काम रहेगा तो सभी सदस्यों को काम मिल जाएगा, सभी सदस्य अपनी पूर्ण क्षमता के साथ काम कर पाएंगे। ठीक है। उसके साथ साथ आप ये भी कर सकते हो कि अगर गवर्नमेंट ने बांध बनाया, ठीक है, कोई डैम बनवाया, कोई नहर की खुदाई करवाई, तो उसमें भी गांव के लोगों को रोज़गार मिल सकता है। ठीक है, आराम से उन लोग को रोज़गार मिल जाएगा। तो इस तरह भी रोज़गार के अवसर बढ़ाए जा सकते हैं। उसके बाद मान लो लक्ष्मी
को सिंचाई का साधन मिल गया, लक्ष्मी जैसे और भी जो भी किसान हैं सबको सिंचाई का साधन मिल गया, उनका प्रोडक्शन बहुत अच्छा होने लगा। तो अब वो उनके पास इतना अनाज आ गया है कि वो खा भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। तो बेचने के लिए वो सर पे उठा के अनाज तो लेके जाएंगे नहीं मार्केट में, तो बेचने के लिए उनको ट्रक की ज़रूरत होगी, ट्रैक्टर की ज़रूरत होगी, जिसकी भी किसी भी ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होगी जिसके थ्रू वो अपने अनाज को मार्केट में ले जा पाएँ, शहरों में ले जा पाएँ। तो इससे क्या होगा, जो हमारा ट्रक वाला होगा उसको भी रोज़गार मिलेगा, तो सेवा क्षेत्र में भी रोज़गार मिला। तो आप देख सकते हो कि एक मात्र प्राइमरी सेक्टर में अगर आप रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराते हो तो उसका असर द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र पे भी पड़ता है। ठीक है, अगर कृषि की फसल अच्छी होगी तो यहाँ पे फिर सेवा क्षेत्र में भी रोज़गार के अवसर मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद भंडारण की भी ज़रूरत पड़ेगी, अनाज ज़्यादा है तो उसका भंडारण करने की भी ज़रूरत है। तो इस तरह जो भी कंपनीज़ हैं, जो भी फैक्ट्रीज़ हैं, उनकी भी डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, अनाज जब आपके पास है तो आप उस अनाज से दूसरे और प्रोडक्ट भी तैयार कर पाओगे। तो इस तरह हम लोग रोज़गार के अवसर बना सकते हैं। गवर्नमेंट भी इसमें सहयोग कर सकती है और गवर्नमेंट कर भी रही है। ठीक है, उसके बाद देखो, अब जो लक्ष्मी है उसको सिर्फ पानी दे दिया जाए तो क्या वो अच्छे से खेती कर रही है? सिर्फ पानी से ही खेती हो जाएगी? नहीं ना, उसको खाद की भी ज़रूरत पड़ेगी, उर्वरक की ज़रूरत पड़ेगी, बीज की ज़रूरत पड़ेगी, और भी जो भी ट्रैक्टर वगैरह होते हैं, जो भी उपकरण होते हैं कृषि करने के लिए, उन सब की ज़रूरत पड़ेगी। और चूंकि लक्ष्मी एक गरीब किसान है तो वो इतना ज़्यादा खर्च उठा नहीं पाएगी। तो उस समय अगर गवर्नमेंट बैंक की सुविधा दे दे तो लक्ष्मी जैसे किसानों को आराम से ऋण मिल पाएगा, और इससे क्या होगा, वो अपनी खेती अच्छे से कर पाएंगे, अपनी फसल अच्छे से उगा पाएंगे। ठीक है, और इस समय बैंक में भी लोगों को फिर रोज़गार मिलेगा, गाँव में बैंक खुलेंगे, बैंक की कई शाखाएं खुलेंगी और बैंक में भी लोगों को रोज़गार के अवसर मिलेंगे। इसके बाद देखो, ये भी है कि शीत भंडारण गृहों के खुलने से किसानों को एक अवसर मिलेगा कि वे अपने आलू प्याज जैसे उत्पादों का भंडारण कर सकें और अच्छी कीमत मिलने पर बेच सकें। होता क्या है कि जब किसान खेती करता है तो उसको डर रहता है कि उसकी फसल खराब ना हो जाए, इसीलिए वो जल्दी में कम दाम पे भी अपना घाटा सह के चीज़ें मार्केट में बेच देता है कि चलो जितना भी कीमत मिले अपना सामान हमको बेचना है, क्योंकि अगर सामान पड़ा रहेगा हमारे पास तो शायद ख़राब हो जाए। तो अगर शीत भंडारण गृहों का निर्माण करा दिया जाएगा गवर्नमेंट द्वारा तो किसान क्या कर सकते हैं, इन गृहों में अपनी फसल को रख सकते हैं, जिससे कि उनकी फसल ख़राब भी नहीं होगी, और जब मार्केट में इन फसलों की वैल्यू बढ़ जाएगी, कीमत बढ़ जाएगी, तो वो किसान आराम से इनको बेच सकते हैं और अच्छा फ़ायदा भी कमा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद छोटे मोटे उद्योगों का भी स्थापना किया जा सकता है, जैसे अचार पापड़ बनवाया जा सकता है। मान लो एक पापड़ का एग्जाम्पल लेते हैं, अगर किसी ने आलू बेचा, कोई एक किसान है वो आलू बेच रहा है मार्केट में, तो उसको उतने पैसे नहीं मिलेंगे जितने पापड़ बेचने पे मिलेंगे, जितने चिप्स बेचने पे मिलेंगे। ठीक है, तो अगर वो पापड़ बना देगा तो उसका प्रोडक्ट ख़राब भी नहीं होगा, जल्दी पापड़ जल्दी ख़राब भी नहीं होगा, लंबे समय तक चलेगा और उसे उसकी अच्छी खासी कीमत भी मिलेगी। तो छोटे मोटे उद्योगों का, लघु उद्योगों का स्थापना कराया जा सकता है गवर्नमेंट द्वारा। तो इस तरह से प्राइमरी सेक्टर में रोज़गार के अवसर लाए जा सकते हैं, और अगर प्राइमरी सेक्टर का विकास होगा तो उसका असर सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर पे भी पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि विद्यालयों की बात की गई है कि हमारे यहाँ ऐसे बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है जो स्कूल गोइंग एज में हैं, जो 5 से 29 साल के बीच में हैं। ठीक है, तो इनको क्या होता है कि स्कूल जाने के अवसर नहीं मिलते, तो अगर गवर्नमेंट स्कूल खुलवा दे तो इन बच्चों को स्कूल जाने का अवसर भी मिलेगा, और जो भी शिक्षित लोग हैं उनको रोज़गार भी मिल जाएगा। गांव में भी बहुत सारे शिक्षित लोग होते हैं, उनको रोज़गार मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे योजना आयोग ने, मतलब जो पहले योजना आयोग था अब वो नीति आयोग हो गया है। ठीक है, पहले इसका नाम योजना आयोग था, अब इसका नाम नीति आयोग कर दिया गया है। तो योजना आयोग द्वारा उस समय जो ये रिपोर्ट बनाई गई थी, उस रिपोर्ट में
ये चीज़ कही गई थी कि अकेले शिक्षा क्षेत्र में लगभग 20 लाख रोजगारों का सृजन किया जा सकता है। मतलब सोचिए कि खाली अगर शिक्षा क्षेत्र की बात की जाए तो इसमें 20 लाख लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। उसके बाद स्वास्थ्य की बात की गई कि अगर स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना है तो हमें ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले और अधिक डॉक्टर, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी, और जब इनकी आवश्यकता पड़ेगी तो इनको रोजगार भी मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी बातें की गई है। इसके बाद पर्यटन क्षेत्र की भी बात की गई है कि अगर हमें अपनी इनकम को बढ़ाना है, अपने देश की जीडीपी को बढ़ाना है, तो हमें पर्यटन क्षेत्र को क्या करना पड़ेगा, बढ़ावा देना पड़ेगा। और ये भी कहा गया है कि हम प्रतिवर्ष 35 लाख से अधिक लोगों को अतिरिक्त रोजगार प्रदान कर सकते हैं पर्यटन क्षेत्र में। अगर हम पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा दे दें, इसमें सुधार कर लें, तो प्रति वर्ष 35 लाख से भी अधिक लोगों को रोजगार मिल सकता है। अब ये सारे सुझाव तो दे दिए गए कि ये चीज़ें हम कर सकते हैं, इनकी वजह से रोजगार के अवसर क्रिएट किए जा सकते हैं, लेकिन ये एकदम से तो लागू होंगे नहीं, इनको लागू करने में लंबा समय लगेगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने क्या किया, उन्होंने महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 लाया। इसमें क्या बात हुई थी, इसमें ये बात हुई थी कि 625 जिलों में इसको लागू किया जाएगा। ठीक है, अभी मतलब अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें तो इस समय क्या है, लगभग 625 जिलों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम लागू किया गया है। इसको हम काम का अधिकार भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या किया जाएगा, जो भी लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं उनको 100 दिन का रोजगार मिलेगा। ठीक है, और अगर 100 दिन का रोजगार गवर्नमेंट नहीं दे पा रही तो वो उन लोगों को बेरोजगारी भत्ता देगी। ठीक है, तो अब आप सोचोगे कि 100 दिन के रोजगार से बस क्या होगा, 365 दिन होते हैं साल में, तो खाली 100 दिन के रोजगार से क्या हो जाएगा। तो ये जो अतिरिक्त रोजगार दे रही है गवर्नमेंट, आप अपनी ज़मीन पे खेती तो कर ही रहे हो ना, आपका जो काम है आप वो करो, उसके अतिरिक्त आपको 100 दिन का रोजगार मिलेगा। ठीक है, अब इससे क्या होगा, इससे देखो गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होगा, गवर्नमेंट को भी सस्ते दाम पे मजदूर मिल जाएंगे, और जो भी लोग गांव में बेकार बैठे रहते हैं, जब ऐसा समय आता है कि जब आप कोई फसल नहीं उगा रहे होते हो, कुछ काम नहीं कर पा रहे होते हो, खाली बैठे होते हो, तो उस समय आपको रोजगार भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बातें हुई थी। उसके बाद हम बात करेंगे संगठित और असंगठित के रूप में क्षेत्रकों का विभाजन, कि क्या होते हैं संगठित क्षेत्रक, क्या होते हैं असंगठित क्षेत्रक। तो इनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको आज का जो भी टॉपिक था वो समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।